साथियों, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर कल धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ और इसमें मैं अभी, क्योंकि ये पहले से तय कर लिया था कि एक लाइव वार्ता फेसबुक के माध्यम से मैं सभी साथियों के बीच में करूं, लेकिन बाद में जब अभी चेक किया तो उसमें कुछ ऑडियो प्रॉब्लम्स की वजह से एक बार मैं अक्षर से वही बातें तो शायद मुझे याद ना रहें, क्योंकि दिमाग की उपज की बातें होती हैं, पर मैं तकरीबन जो अपनी भावना थी वो थोड़े कम शब्दों में एक बार दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से दोबारा से मैं डालना चाहूँगा। कल धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। 50 से अधिक लोगों ने पिछले 10-12 दिन में 29 जनवरी से जब से बजट सेशन शुरू हुआ और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसके ऊपर 50 से अधिक माननीय लोकसभा के सदस्य, जिसमें प्रधानमंत्री जी का अंतिम में भाषण हुआ, ये चर्चा सब लोगों ने की और उसमें प्रधानमंत्री जी का जो 90 मिनट का भाषण था, जिसमें 70 मिनट तक उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेके चिंता और कोरोना के बाद की देश की उपलब्धियों की जो बात की थी और जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, उसको छोड़ के प्रधानमंत्री जी ने भी ये आवश्यक समझा कि आज का विषय कोरोना या राष्ट्रपति जी द्वारा बोली गई कोई बातें नहीं हैं, आज का विषय किसान है, किसान का आंदोलन है। इसलिए 90 मिनट में से 70 मिनट उन्होंने किसानों के ऊपर लगाई। और यहाँ मैं ये बधाई किसान को देना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को किसान ने जीत लिया। जीत इसलिए लिया कि जब ऐसे मौके पर इतना स्थान किसान की बात ले ले और देश की सरकार अपने ही द्वारा बनाए गए कानूनों को 18 महीने के लिए डेफर करने को तैयार हो जाए, अपने ही द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से बनाए गए कानूनों को 10-12 संशोधन करने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि सरकार अगर बचे हुए कार्यकाल में 18 महीने डेफर करने के बाद का समय हम देखें तो जो बचता हुआ 18-20 महीने का समय है, कोई भी सरकार ये रिस्क जो आज इतना बड़ा संघर्ष, किसानों का आंदोलन जो दुनिया में अपने आप में एक लंबा शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में स्थान बना चुका है, ऐसे संघर्ष को दोबारा से छेड़ने की हिम्मत चुनाव से पहले कोई सरकार नहीं करेगी। इसलिए लबो-लुआब अगर देसी भाषा में मैं इसको कहूँ तो सरकार की स्थिति अखाड़े के उस पहलवान जैसी है जब दो पहलवान अखाड़े में कुश्ती करते हैं। एक पहलवान को थोड़ी देर में ये आभास हो जाता है कि सामने वाले पहलवान को मैं चित नहीं कर पाऊंगा, तो वो पहलवान एक ही बात पर अपनी पूरी ताकत लगाता है कि भी किसी भी तरह से मेरे कंधों पे मिट्टी ना लगे और रेफरी आए और हमें समय पूरा होने के बाद लंबी विसल दे के हमें अलग अलग कर दे। ये ऐसी स्थिति अखाड़े में अक्सर देखी जाती है और वो पहलवान जो सामने वाले को पहचान चुका, वो अपना समय पूरा करने के लिए या तो धरती पकड़ लेता है औंधा पड़ के, या उसके बाद भी सामने वाला पहलवान यदि उसके नेकर में हाथ डाल कर उसको सौदा भी कर दे तो उस वक्त भी वो पहलवान अपने कंधों को बचाने के लिए और अपना सिर ज़मीन में रख के और बीच से अधर होके और ये प्रयास करता है कि अब समय पूरा हो, लंबी विसल बजे और रेफरी मुझे छुटवा दे। ये स्थिति आज सरकार की आ गई है। सरकार ने ये मान लिया डेफर करने की बात और ये सारी चीज़ें करके कि अब हम इस आंदोलन को और इस आंदोलनकारियों को और इनकी मांग को अब हम रोक नहीं सकते। ये आंदोलन चल चुका, ये आंदोलन सफल हो गया और हम ये लड़ाई इनके साथ अब नहीं लड़ पाएंगे। ये हो गया। तो इस बात के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। बात जो इसमें चर्चा में जो विषय खास तौर से प्रधानमंत्री जी के भाषण में आया, आंदोलन जीवी शब्द, उसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया गंभीरता से देना चाहूँगा कि ये शब्द अगर उनके मुंह से प्रयोग ना होता तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा और ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि आंदोलन जीवी ही नहीं, एक शब्द आंदोलन अमर भी आप देखेंगे जिसको दुनिया मानती है,
हमारे देश के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे जीवन कोई चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने आंदोलन किए, दक्षिणी अफ्रीका के में शुरू किए और उसके बाद भारत में आके आंदोलन शुरू किए। और उसके ऊपर, उन आंदोलनों के ऊपर खास तौर से मोहर तब लगी जब अभी निवर्तमान राष्ट्रपति जो व्हाइट हाउस में 20 जनवरी को पिछले दरवाजे से गुपचुप निकल के गए हैं, ये रिपब्लिकन राष्ट्रपति थे। इससे पहले जो डेमोक्रेट राष्ट्रपति जनाब ओबामा, वो सार्वजनिक तौर पर, ये पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी चर्चा होती थी आंदोलन की, वो ये कहने से नहीं चूकते थे कि मुझ में अगर सबसे ज़्यादा ताकत किसी व्यक्ति से आई है तो महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी के आंदोलनों से आई है, जिसकी वजह से मैं गोरों के देश में काला राष्ट्रपति बन सका। और आज बाई चांस मैं एक बार फिर हिंदुस्तान की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री से तो दोबारा से फिर डेमोक्रेट राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन अप्रैल में बात करेंगे कल के अखबार के मुताबिक, लेकिन उन्होंने बढ़ते ही साथ, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र कहूँ या किसी भी तरह से इनके संबंधी जो आपस में ज़्यादा हाथ में हाथ मिला के बातचीत करते रहे, उन्होंने भारतीय युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ताला जिनके भविष्य के ऊपर लगा दिया था। हमें भी चिंता हो गई थी कि हमारे बच्चे भी, दोनों बेटों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा इंजीनियर होने के नाते। H1B वीज़ा के ऊपर जो बैन लगा दिया था, भारत के प्रधानमंत्री से बात 2 महीने बाद होगी, लेकिन उन्होंने उस पर से बैन हटा के, और एक तरह से मैं तमाचा शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन उस महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रभावित डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन, राष्ट्रपति अमेरिका के निर्वाचित, ने एक बहुत बड़ा सबूत ये दे दिया है कि आंदोलनों में बहुत बड़ी ताकत होती है। भारत के किसान को इस बात से सपोर्ट मिली है। ये इस बारे में मुझे कहना था, जो मैं अपनी लाइव वीडियो में फेसबुक के ऊपर नहीं कह पाया था, उसकी सपोर्ट में मैं ये दूसरी वीडियो अपनी बना के, ऑडियो और वीडियो ये डाल रहा हूँ। तकरीबन मैं शब्द वही शामिल करूँगा। इस मामले में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत का किसान एक अपने पेट की लड़ाई आज नहीं लड़ रहा है इन कानूनों के माध्यम से, वो उन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहा है जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो राशन के ऊपर, राशन कार्ड के ऊपर 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज के ऊपर निर्भर हैं। वो उस मध्यम वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है किसान, जो अपनी वो लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि नौकरी पेशा और ख़रीद कर खाने वाला सुबह से शाम तक अपना पेट पालने के लिए जो पूरा समय लगाता है, उनकी लड़ाई आज किसान लड़ रहा है। और किसान का रोल ये है कि बाढ़ जब आ जाए तो एक ताकतवर व्यक्ति जो कूद के दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, वो हाथ पकड़ के नीचे वाले को ऊपर खींच के चढ़ाने का प्रयास करता है। वो काम आज किसान कर रहा है मध्यम वर्ग के लिए। और राशन के ऊपर गरीब लोग जो राशन प्राप्त करते हैं इस देश के, उनकी लड़ाई आज लड़ रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट कहीं ना कहीं किरियाना में घुसने का प्रयास कर रहा है और सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। और रिटेल ट्रेड में यदि कॉरपोरेट आ गया तो किसी भी हालत में किसान से पहले, सबसे पहले वो मरेगा जो पीडीएस स्कीम के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन का अनाज खाता है। उसके बाद वो मरेगा जो खरीद के खाता है, चाहे छोटा दुकानदार हो चाहे कर्मचारी हो। किसान की मरने की नौबत उसके बाद आएगी। तो किसान उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है जो पहले दीवार पर चढ़ गया, बाढ़ आने से पहले नीचे वालों को ऊपर उठा रहा है। इसके साथ ही मैं पंजाब हरियाणा की भी बात करूं कि ये भी पार्लियामेंट की इन 50 लोगों की बहस में अलग अलग समय पर ये बात आई कि ये तो 2 प्रदेशों का आंदोलन है। सच में ही अग्रणी 2 प्रदेश हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसका कारण राजनीतिक हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब इनको प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव गोवा अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने पास किया था, उस वक्त ये अपना अभियान शुरू करने के लिए पहली मीटिंग ये अहमदाबाद में रख सकते थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। बम्बई में रख सकते थे, देश की आर्थिक राजधानी जिसको हम कहते हैं। हैदराबाद में रख सकते थे, साथ लगते हुई टेक्निकल राजधानी देश की हैदराबाद मानी जाती है।
ये मध्य प्रदेश में रख सकते थे, देश के केंद्र में, और भोपाल उसकी राजधानी है। ये बिहार में रख सकते थे, पटना जो समय समय पर अपने ढंग से, या कलकत्ता में रख सकते थे जो देश की अंग्रेज़ों के ज़माने की राजधानी होते थे। ये लखनऊ में रख सकते थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य की राजधानी है। इन्होंने अगर अपने अभियान की शुरुआत रेवाड़ी से की तो नरेंद्र मोदी जी, आज आप इस बात को घुमा के क्यों कह रहे हो कि देश के किसानों की लड़ाई भी आज हरियाणा और पंजाब लड़ रहा है? इस सच्चाई को तो आप भी जानते हैं कि ये वो अग्रणी स्टेट हैं कि ये अगर स्वीकार कर लेंगे तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अपने आप फैल जाएंगी। उसी तरह से आज पंजाब और हरियाणा भी अपना वही रोल प्ले कर रहे हैं कि वो इस लड़ाई को या इन 3 कानूनों की गंभीरता को समझते ही, और वो बाढ़ के समय जो ऊंची दीवार पर सबसे पहले चढ़ जाता है कोई व्यक्ति, ये दोनों प्रदेश उस दीवार के ऊपर चढ़े हैं और इन्होंने बिहार जैसे उन पिछड़े हुए प्रदेश के किसानों को हाथ पकड़ के ऊपर खींचने के लिए शुरुआत की है, जो अकेले अपने दम पर अपना बचाव नहीं कर सकते। जैसा कि अपनी खेती किसानी के आधार पर अपनी खेती छोड़ के और सस्ते में पंजाब हरियाणा में मजदूरी करने के लिए आते हैं, ये ताकत एमएसपी की है। जो आंकड़े बताते हैं प्रधानमंत्री जी और उनकी तरफ से जो टीवी चैनलों के ऊपर उनके सपोर्टर आके ये बात बताते हैं कि देश में तो एमएसपी के ऊपर मात्र 6% ही खरीद होती है, और उस 6% खरीद का भी 85% और 89% क्रमशः हरियाणा और पंजाब से गेहूं और धान की खरीद होती है। ये सच है, और इसीलिए पंजाब और हरियाणा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के उन पिछड़े हुए प्रदेशों के किसानों को इस बात का आभास हो कि एमएसपी के मज़े क्या हैं। सरकार जो ताड़ी बजा के एमएसपी घोषित करती है उसके ऊपर खरीदने की भी जिम्मेवारी सरकार ले। ये कानूनों के खिलाफ लड़ाई आज का किसान लड़ रहा है। इस बारे में इसलिए लंबी बात ना कहते हुए मैंने जो उदाहरण दे के आपको बताया है, अखाड़े के उस पहलवान के माध्यम से सरकार को ये आभास हो गया कि ये सामने वाले को हम चित नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए डेफर करने की और संशोधन करने की सारी बातें मानी हैं, और ये सफलता किसान की है और इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। यहाँ प्रसंगवश एक बात मैं इसमें ज़रूर अलग से इस विषय से थोड़ा हटके करना चाहूँगा कि बंगाल का चुनाव चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 1948 से लेके और 2014 तक एक बात खास तौर से भारतीय जनता पार्टी या उससे पूर्व में भारतीय जनसंघ के हमारे नेता कहते रहे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अंग्रेज़ों से मिलके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की अफवाह फैलाई थी, उनको गिरफ्तार करवा दिया था, उनको नज़रबंद कर दिया गया किसी योजना के तहत, और जो ही हमारी सरकार आएगी हम उन फाइलों को खुलवाएंगे, फाइलों को उजागर करवाएंगे और इस सच्चाई पर से पर्दा हटाएंगे। मेरी मांग ये है आज इस आप लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से कि ये बात बंगाल तक और पूरे देश में और हुक्मरानों तक पहुंच जाए कि इतने लंबे समय तक ये देश इंतज़ार करता रहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, वो लौट के आएंगे। उसके बाद जब उनकी उम्र 100 साल पार कर गई तो कहीं ना कहीं भौतिकवादी लोग ये मानने लगे कि कम से कम वो फाइलें तो खुलें। आज तक उन फाइलों पर से पर्दा नहीं उठना, या तो ये एक स्टंट था पिछली सरकार को ब्लेम करने का, और अगर आज भी ये पर्दा नहीं उठ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस स्कैंडल में हम लोग भी शामिल हैं, देश का प्रत्येक नागरिक शामिल है। ये सारी बात के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस जी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज 11 फरवरी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी, या मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनसंघ का मूल दर्शन एकात्म मानववाद, जिसको मैंने गहराई से पढ़ा समझा और जिसको पढ़ने और समझने के बाद मैंने 2006 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जिसको मैं अब छोड़ चुका हूँ, उन की आज पुण्यतिथि है।
और दिल्ली के मुगल सराय रेलवे स्टेशन के ऊपर 1968 की 11 फरवरी की रात को वो मृत पाए गए थे। और उस समय से भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि इसमें भी हमें किसी साजिश की बू आती है। वो मर्डर अनट्रेस रहा उनका, और हमारी सरकार आएगी तो हम ट्रेस करके सच्चाई जनता के सामने लेके आएंगे। अगर आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो बहुत ही साधारण गरीब घर में मथुरा में जन्म लेके और हमारे गांव के पास ही पिलानी में पढ़ के और इतना ऊंचा स्थान बना पाए, उनकी मौत किन कारणों से हुई? उनकी मौत, वो गरीब आदमी की बात करते थे और कहीं ना कहीं पूंजीपति भी उस पार्टी में काम करते थे, किसी उस तरह की विचारधारा के संघर्ष का परिणाम है या कोई दूसरा कोई भी कारण है, उसकी फाइल भी अगर आज उजागर नहीं होती है तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम करने वाले, आस्था रखने वाले लोगों के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं ये मांग करता हूँ। इसके साथ ही एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मिस्टर गुलाब नबी आज़ाद राज्यसभा से जब निवृत्त हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से आंसू छलका के और उनके बारे में ये कहा कि आपको खाली नहीं बैठने देंगे, इससे बड़ा तमाचा शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ में 30-30, 40-40 साल पुराने कार्यकर्ता जो इस इंतज़ार में बैठे थे कि मैं अपनी पार्टी का झंडा झोला लंबे समय से संभाले हुए हूँ, चाहे नया मेरे साथ जुड़े ना जुड़े, उन आदमियों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। गुलाब नबी आज़ाद जी को तो आज की सरकार दोबारा से फिर राज्यसभा में भेज देगी या किसी कमीशन का चेयरमैन लगा के उनको कर देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए वो लोग, उन लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। जैसा 2014 में सर छोटूराम चौधरी छोटूराम जी के नाती बीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी लेके आई, उनको केंद्र में मंत्री बनाया, उनके साथ राव इंद्रजीत और उनके साथ कुछ बाउंसर शब्द वैसे सिनेमा हॉल से पैदा हुआ था। जब सिनेमा हॉल के मालिक, उनके प्रबंधक जब टिकट बिक्री करवाने के लिए, ब्लैक में टिकट बिक्री करवाने के लिए कुछ गुंडों को इस रिश्वत के ऊपर के आखिरी में एक टिकट तुम्हें फिल्म देखने के लिए हम दे देंगे, इस्तेमाल करती थी, ऐसे कुछ बाउंसर्स, भिवानी महेंद्रगढ़ के हमारे लोकसभा सदस्य और ये वो ऐसे लोगों को जिनको लेके आई थी, ये उन हजारों लाखों भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले, भारतीय जनसंघ को मानने वाले उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा कि जो ये आशा करे बैठे थे कि अगर कोई सीट खाली होती है राज्यसभा की या दूसरी तो हमारे लोगों को उसमें स्थान मिलेगा। तो ये गुलाब नबी आज़ाद जी को के बारे में जो शब्द प्रधानमंत्री ने बोले हैं, मैं ये एक सवाल उठाना चाहता हूँ इस बारे में भी कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी अधिकांश जो लोग इस पार्टी को पार्टी विद ए डिफरेंस और पार्टी जो कार्यकर्ताओं की परवाह करती है, उन लोगों का विश्वास बड़े स्तर पर खो चुके हैं और खोते जा रहे हैं। तो खैर, ये बातें मैंने अपने इस मूल बात में शामिल की कि आज जो स्थिति कल तक की पार्लियामेंट में हुई है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये मात्र किसान का आंदोलन नहीं है, ये गरीब व्यक्ति का आंदोलन है। पंजाब हरियाणा उसमें अग्रणी हैं और पंजाब हरियाणा अग्रणी हैं, इस बात को प्रधानमंत्री जी उस दिन से जानते हैं जिस दिन से उन्होंने अपना करियर रेवाड़ी की रैली से शुरू किया था। और इस अग्रणी होते हुए इन दो प्रदेशों के नेतृत्व में पूरे देश का किसान जो गरीब की लड़ाई लड़ रहा है वो एक तरह से जीत गया है, और उसके लिए मैं बधाई देने के लिए मैंने आज ये अपना लाइव वीडियो का प्रसारण जो किया था, लेकिन जिसमें भाषा स्पष्ट ना होने की वजह से मैं एडिशनल ये
एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं, जो मेरे साथी, जो मेरे सहयोगी, जो मुझे चाहने वाले लोग या जो मेरी बातों में विश्वास करने वाले लोग अगर उसको ठीक से नहीं सुन पाए थे तो मैं उसके एडिशन में ये डाल रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।